अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने इफ स्टेटमेंट डिस्कस की थी और इफ स्टेटमेंट को हमने पढ़ा था कि एक्सप्लेन इफ स्टेटमेंट, या हमने कहा था इफ स्टेटमेंट विथ वन अल्टरनेटिव। अब हम इफ स्टेटमेंट को जिक्र करेंगे और इसको इफ एल्स को जिक्र करेंगे और इफ एल्स को यानी के पढ़ेंगे, और इफ एल्स को हम लोग इफ स्टेटमेंट विथ टू अल्टरनेटिव्स भी कहते हैं। जैसा कि हमने इफ एल्स में देखा था कि वहाँ पे लिमिटेशन थी कि सिर्फ इफ जो है वो हमने इफ में देखा था कि इफ स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ ट्रू होने पर चलती थी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी स्टेटमेंट जो है फॉल्स होने पे भी चले। तो इसके लिए हम लोग इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट स्टूडेंट हम यूज करते हैं जब हमें चाहिए कि अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू होने पे भी चले और फॉल्स होने पे भी चले, तो हम इसको इफ स्टेटमेंट विद टू अल्टरनेटिव्स भी कहते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट इज एन अदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट। जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट की एक दूसरी टाइप है। इफ इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। ये कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी जब कंडीशन ट्रू होगी, और द अदर व्हेन इट इज फॉल्स, और दूसरी स्टेटमेंट को जो है एग्जीक्यूट करेगी दूसरे स्टेटमेंट्स को अगर वो फॉल्स होगी। यानी ये ट्रू होने पे भी कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगी, और अगर ये फॉल्स हो जाती है तब भी ये कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी। इन एनी सिचुएशंस वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, चाहे ये ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, किसी भी सिचुएशन में ये एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगी और दूसरे ब्लॉक को स्किप कर देगी। सो इफ स्टेटमेंट बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। इफ स्टेटमेंट में दोनों ब्लॉक जो हैं वो कभी भी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी स्किप्ड, और ना ही दोनों ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो स्किप्ड होंगे। इसका क्या मतलब है कि बोथ ब्लॉक जो हैं स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड या बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी स्किप्ड, भी मैं आपको डायग्राम से अंडरस्टैंड करवाऊंगी। सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। अगर हम इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखें इफ एल्स का, तो इफ कंडीशन, इफ के साथ हम कंडीशंस बनाएंगे। जैसा कि हमने देखा था पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि कंडीशंस हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। और उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो, और जो स्टेटमेंट हम इस कंडीशन के यानी इफ के साथ जो हमने कंडीशन लिखी है उसके ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, उनको यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद फिर हम एक एल्स लिखेंगे। एल्स भी एक कीवर्ड है, और एल्स के बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो जो स्टेटमेंट हम फॉल्स होने पे चलाना चाहते हैं वो हम एल्स के बाद लिखेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट आप अगर गौर करें तो यहाँ पे दो ब्लॉक्स हमने बनाए हैं। एक ब्लॉक ये वाला है, ये वाली स्टेटमेंट का जो हमने कंडीशन के बाद लिखी है, और एक ब्लॉक है एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट का जो हमने एल्स के बाद लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ब्लॉक हैं। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो जो इस कंडीशन के बाद वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखी हुई है एल्स के बाद वो एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पर ये ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक हमारे पास 2 है। तो वो जो हमने पहले प्रीवियस स्लाइड में ये डिस्कस किया था कि बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड, इसका क्या मतलब है कि अगर हमारी देखें हमारी कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फिर हमारी कंडीशन फॉल्स हो सकती है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ये वाली स्टेटमेंट जो हमने ट्रू कंडीशन के साथ लिखी हुई है, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली स्टेटमेंट हमने ट्रू कंडीशन के साथ लिखी हुई ये एग्जीक्यूट होगी। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यानी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अब या तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ट्रू होने पे, और फॉल्स होने पे ये वाला ब्लॉक, तो एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या ये वाला। इसी तरह दोनों में से कोई एक लाजमी एग्जीक्यूट होगा, स्किप्ड हम कोई छोड़ेंगे नहीं। या तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी या तो हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर फॉल्स हुई तो एल्स के बाद वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा।
तो आपने ये याद रखना है कि इसमें हम इफ और एल्स करें, तो इफ के साथ हम कंडीशन बनाएंगे, ट्रू होने पे ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होने पे हम जंप लगाकर एल्स वाले पोर्शन पे आ जाएंगे और फिर एल्स वाला पार्ट जो है, एल्स के बाद जो स्टेटमेंट लिखी है वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमने 2 या से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखी हैं तो हम उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, यानी 2 और मोर स्टेटमेंट आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। और हमें पता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जब 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों तो हम इन्हें कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं। और कंपाउंड स्टेटमेंट्स को हम इस तरह आप देखें ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अगर हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इफ है, कंडीशन है और कंडीशन के बाद मैं एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, तो स्टूडेंट मुझे यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, यानी मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, यहाँ पे भी। और फिर एल्स के बाद अगर मैं एल्स के बाद भी कंपाउंड स्टेटमेंट बना रही हूँ तो देखिए मेरी ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और मेरी ब्रैकेट्स यहाँ पे खत्म हो रही है। यानी आप ये याद रखें कि जब भी हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनाएंगे, यानी एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, देन वी हैव टू यूज कर्ली ब्रैकेट्स, हमें कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करना पड़ेगा। अब हम इसका फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपके सामने एक फ्लो चार्ट है, इसके बरक्स मैंने एक और फ्लो चार्ट बनाया है जो कि आपको इससे ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो ये देखें हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, स्टार्ट हुए यहाँ से, हम कंडीशन पर आए। अब फॉर एग्जांपल ये कंडीशन क्या है, ये इफ के साथ हम जो कंडीशन बनाएंगे ये वो कंडीशन है। इफ यानी कीवर्ड है, उसके साथ हमने जो कंडीशन बनाई है वो चेक होगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और एग्जीक्यूट होने के बाद हम एग्जिट पॉइंट पर आ जाएंगे। और इसके बाद अगर हमने कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, यानी कि जब तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अदरवाइज हम अपने प्रोग्राम से बाहर निकल आएंगे। तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है। और अगर आप अपनी बुक वाला फ्लो चार्ट देखें तो ये भी यही है कि कंडीशन अगर अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तब भी कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं, और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। आपकी मर्जी है ये वाला फ्लो चार्ट बनाना है, आपकी मर्जी है दूसरे वाला फ्लो चार्ट बना लें, आपको जो फ्लो चार्ट इजी लगता है आप वो बना सकते हैं। अब जैसे कि बेसिकली अब मैंने आपको इफ एल्स बता दिया है कि इफ एल्स में हम इफ और एल्स दोनों कीवर्ड को यूज करते हैं। इफ के साथ हम कंडीशन लिखेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके साथ जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब स्टूडेंट हम देखें, जो लैंग्वेज है ना वो हमें तब तक समझ नहीं आएगी जब तक हम उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम अपने प्रोग्राम्स नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके भी दिखाए थे। आज भी हम सबसे पहले इन प्रोग्राम्स को स्टडी करेंगे और देन मैं आपको सी के अंदर ये प्रोग्राम्स जो हैं वो एग्जीक्यूट कर कर दिखाऊंगी। अब हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर। देखें, जब भी आपको कोई प्रोग्राम आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा यही प्रोग्राम्स आए। आपको कोई इसके जो सेंटेंसेस है वो चेक मोल्ड होके भी आ जाते हैं, चेंज होके भी आ जाते हैं। इसलिए आप अपनी लॉजिक बनाना सीखें। सी लैंग्वेज जो है वो लॉजिक का खेल है, आपको लॉजिक्स बनानी आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले जब भी आपको स्टेटमेंट आती है प्रोग्राम को अच्छी तरह से पढ़ें। राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट इनपुट्स अ नंबर, जो यूजर से नंबर ले। इनपुट्स अ नंबर, जब भी इनपुट्स की बात आएगी स्टूडेंट तो आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि इनपुट का मतलब क्या है, मैंने यूजर से कोई चीज लेनी है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको प्रीवियस जो 10th चैप्टर था उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था कि इनपुट का क्या मतलब होता है, आउटपुट का क्या मतलब होता है। इनपुट का मतलब होता है कि जब भी हमने यूजर से कोई लेना है थ्रू कीबोर्ड, और इस इनपुट लेने के लिए सी के अंदर हम स्कैनिफ को यूज करते हैं। ठीक है, इनपुट लेने के लिए हम लोग सी में स्कैनिफ को यूज करते हैं। तो यहाँ से आपको ये मालूम हो जाएगा कि हमने एक नंबर लेना है तो इसका मतलब आपको एक नंबर चाहिए, और अगर नंबर लेना है तो इसका मतलब एक वेरिएबल चाहिए जिसमें आप यूजर से वैल्यू लेकर स्टोर करवाएंगे। तो स्कैनिफ यूज होगा और एक वेरिएबल चाहिए। फाइंड्स, और हमने मालूम क्या करना है, हमारा काम क्या है, वेदर इट इज इवन और ओड। हमने ये मालूम करना है कि ये नंबर इवन है या ओड है। ठीक है, और यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर को यूज करते हुए। तो अब आपने स्टेटमेंट अगर आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें तो आपको अपना प्रोग्राम बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब आपको यहाँ से पता चल गया स्कैनिफ यूज हो रहा है, नंबर लेना है यूजर से, यानी कि इस यूजर से एक नंबर लेना है।
और फिर इस नंबर को कंपेयर करना है कि क्या ये नंबर इवन है या ये नंबर ओड है, और हमने इफ एल्स को यूज करना है। यहाँ पे उसने आपको बता भी दिया है कि हमने इफ एल्स स्ट्रक्चर को यूज करना है। तो स्टूडेंट अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारी स्टेटमेंट थी। अब जब हमने स्टेटमेंट पढ़ ली, अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि सी के अंदर जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मैंने आपको बताया है कि आपको ये हेडर फाइल्स हमेशा इंक्लूड करानी पड़ेंगी। ये हेडर फाइल्स हमारे पास क्या है? इंक्लूड stdio.h, आपको पता है हैश साइन, इंक्लूड जो है इंक्लूड लाइक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। हमने 8 चैप्टर में इसको डिस्कस किया था। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम अपने कंपाइलर को बताते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में कुछ हेडर फाइल्स जो हैं वो इंक्लूड कराई हैं। और ये हेडर फाइल्स हमने क्यों इंक्लूड कराई हैं? क्योंकि हम इन हेडर फाइल्स से कुछ फंक्शंस अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो जो फंक्शंस मैं अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराऊंगी, उसकी हेडर फाइल्स मैं अपने प्रोग्राम में लिखूंगी, और उन हेडर फाइल्स को हमेशा वाइड मेन से पहले लिखते हैं। तो हमने हैश इंक्लूड का कीवर्ड यूज किया, एंगल ब्रैकेट्स डाली, देखिए एंगल ब्रैकेट्स डाली, stdio.h हमने लिखा। स्टूडेंट कभी कभार आपको जब वो क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में एरर्स मालूम करना होते हैं, तो वहां पे कभी वो हैश साइन नहीं डालता, इंक्लूड के स्पेलिंग गलत लिख देता है, एंगल ब्रैकेट्स नहीं डालता। तो आपने ये जरूर देखना है कि क्या ये चीजें सही लिखी हुई हैं। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें कि जब भी आपका सी में प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो आपने हमेशा इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h, और फिर दोबारा हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड कराई है, इंक्लूड conio.h। ठीक है, तो ये 2 हेडर फाइल्स हमने यूज कराई हैं, क्योंकि stdio.h में हमारे पास जो फंक्शन पड़ा है, इनपुट और आउटपुट के फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे printf और scanf यूज कर रहे हैं। ठीक है, scanf और printf जो यूज कर रहे हैं वो हमारी stdio.h में पड़ी हैं, और जो मैंने गेट करेक्टर का फंक्शन यूज किया है इस प्रोग्राम में, ये मेरा conio.h में पड़ा है। इसलिए मुझे ये हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करानी होंगी। ये तो था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद हम अपने मेन प्रोग्राम की तरफ आते हैं, वाइड मेन। हम यहाँ पे वाइड मेन लिखेंगे। तो ये चीजें जो हैं, ये जो चीज है, ये आपको पता है कि हमने हर प्रोग्राम में लिखनी है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट पे हम अपना मेन प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। अब हमें पता है कि इस प्रोग्राम में हमने यूजर से एक वेरिएबल लेना है, तो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर जब हमने करना होता है, तो हमें वेरिएबल की टाइप बताना पड़ती है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एन क्या है? ये नंबर लेने के लिए, जो आपको यहाँ पे उसने कहा था इनपुट अ नंबर। ठीक है, इस इनपुट अ नंबर को लेने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत है, जिसको मैंने नाम दिया एन। आप इसको स्टूडेंट NUM का नाम भी दे सकते थे, ये तो आपकी अपनी मर्जी है। आप कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम दे सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम्स अपने प्रोग्राम में दे सकते हैं, बस वो वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। अब वैलिड वेरिएबल नेम्स कौन से होते हैं कि मैंने आपको जो 9 चैप्टर था उसमें समझाया था कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल की डाटा टाइप्स क्या होती हैं। तो हमने अपने प्रोग्राम में सबसे पहले जब अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। याद रखिएगा, वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर आप अपना कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके प्रोग्राम में आपको कितने वेरिएबल चाहिए। इस प्रोग्राम में मुझे सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए। मुझे स्टेटमेंट से पढ़कर पता चल जाएगा कि मुझे कितने वेरिएबल्स चाहिए। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट। इंट डाटा टाइप है मेरी, जो कि इंटीजर है। और टीजर डाटा टाइप क्या होती है? 1 2 3 4 हम इसमें एंटर कर सकते हैं। और एन मैंने वेरिएबल का नाम लिया, और वेरिएबल के आखिर में हमने जो है वो सेमी कॉलन डाला है। ये मेरा सेमी कॉलन हम डालते हैं क्यों? ये हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। फिर हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज किया। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हम यूज करते हैं ताकि हमारी अगर कोई प्रीवियस आउटपुट है जो कि स्क्रीन पे हमें नजर आ रही है, तो वो क्लियर हो जाए। यानी अगर पहले कोई चीज पड़ी हुई है तो वो क्लियर हो जाए, ताकि हम अपना प्रोग्राम जो है सही तरीके से प्रोसेस कर सकें। फिर हमने अब उसने आपको कहा था आपने यूजर से एक नंबर लेना है। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले यूजर को एक चीज, जब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो तो उसको स्क्रीन पर एक सेंटेंस लिखा हुआ नजर आए, एंटर अ नंबर, ताकि यूजर को पता चले उसने क्या एंटर करना है। तो हम यहाँ पर प्रिंट एफ लिखा मैंने, देखिए मैंने प्रिंट एफ लिखा। आपको पता है कि जब भी मैंने आउटपुट दिखानी होती है स्क्रीन पर, तो मैं प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करती हूँ। प्रिंट एफ के फंक्शन कैसे यूज करती हूँ कि अगर मैंने सिर्फ जस्ट कोई चीज डिस्प्ले करानी है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं ब्रैकेट डाला,
देखिए ब्रैकेट डाली है, ब्रैकेट के बाद मैंने इन्वर्टेड कोमा लिखा है और उसके अंदर वो सेंटेंस लिख दिया जो मैंने डिस्प्ले कराना है। तो देखें जो सेंटेंस मैं इसके अंदर लिखूंगी वो ही मुझे अपनी आउटपुट में नजर भी आएगा। मैं अभी इसका जब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी स्टूडेंट, तो आप जरा देखिएगा कि किस तरह ये आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। मैं उधर भी आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी, लेकिन आपको यहाँ पे पता भी होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि स्क्रीन पे मुझे ये वर्ड जो है एंटर अ नंबर लिखा हुआ नजर आए। जैसे आपको यहाँ पर आउटपुट पे है एंटर अ नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आउटपुट जब मैं देखूँ तो मुझे एंटर अ नंबर लिखा नजर आए। ये एंटर अ नंबर मुझे क्यों लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन के बाद इन्वर्ट इसको यूज किया। तो प्रिंट एफ आपने ब्रैकेट डालनी है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो चीज हम लिखेंगे वो हमें यहाँ पे नजर आएगी। और लास्ट में देखें, लास्ट में फिर मैंने सेमीकोलन डाला है, क्योंकि जब भी मैं सी का सेंटेंस लिखूंगी मैं आखिर में सेमीकोलन लास्ट में डालूंगी। देख लें यहाँ पे भी सेमीकोलन डला हुआ है, यहाँ पे भी सेमीकोलन डला हुआ है, यहाँ पे भी सेमीकोलन डला हुआ है। फिर मैंने यूजर से क्या लेना था, मैंने यूजर से नंबर लेना था इनपुट पे। तो ये तो मुझे प्रिंट एफ से यूजर को लिखा हुआ नजर आएगा। अब यूजर जब नंबर एंटर करेगा वो कैसे आएगा, वो स्कैनिफ के थ्रू आएगा। मैं स्कैनिफ का फंक्शन यूज करती हूँ। स्कैनिफ के फंक्शन में मैं ब्रैकेट डाली और ब्रैकेट के बाद मैंने इन्वर्टेड कोमा डाला और उसके अंदर क्या लिखा, फॉर्मेट स्पेसिफाई डी लिखा। क्यों मैंने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई डी लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं इनपुट में यूजर से जो नंबर लेना चाह रही हूँ उसकी जो डाटा टाइप है वो इंट है, इसलिए मैं हमेशा यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाई डी को यूज करूंगी। अगर मैं यहाँ पर फ्लोट लेती तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई एफ लेती। अगर मैं यहाँ पर करेक्टर ले रही होती इनपुट के तौर पर, यानी अगर मैं करेक्टर का डाटा टाइप यूज करती तो मैं यहाँ पे सी यूज करती। तो जो भी डाटा टाइप या जिस तरह की डाटा टाइप मैंने यूजर से एंटर करवानी है उसी का ही फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है मैं यूज करूंगी अपने प्रोग्राम में। तो स्कैनिफ लिखा, ब्रैकेट डाला, इन्वर्टेड कोमा के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफाई डाला। और जब भी हमने स्कैनिफ लिखना है, तो ये तो हमने डाटा टाइप के लिए बताया कि डाटा टाइप क्या है, फिर हम कोमा डाला। कोमा के बाद देखिए मैंने एड्रेस ऑपरेटर यूज किया और साथ में जो वेरिएबल जिसके अंदर मैंने यूजर से वैल्यू लिखानी है, ये एड्रेस ऑपरेटर हम लाजमी यूज करेंगे। और वेरिएबल का नाम जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, तो इसका क्या मतलब है कि यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो मेमोरी के अंदर जहां पर ये वेरिएबल क्रिएट हुआ है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ तो मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बन जाता है एन नेम का, जो मैंने आपको 9 चैप्टर में बताया था कि कैसे वेरिएबल क्रिएट होता है मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी के अंदर वेरिएबल बन जाता है। तो स्कैनिफ क्या कहता है, इस ये जो फंक्शन है स्कैनिफ का बता रहा है कि ये जो वेरिएबल है ये फॉर्मेट ऑपरेटर डी से पता चलता है, इसकी टाइप जो है वो डी है। और एड्रेस ऑपरेटर एन का मतलब है यूजर जो भी इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा वो इस वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, वो इस वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हमारा स्कैनिंग तक हमारा क्या काम हुआ है कि यूजर से हमने इनपुट ले ली है। ठीक है, यहाँ तक हमने ये वाला काम कर लिया है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर। ठीक है, तो इनपुट्स अ नंबर तक का काम हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। लेकिन आगे हमारा एक और काम भी था, जो हमारा मेन काम था। वो काम क्या था, हमने ये मालूम करना है वेदर ये जो नंबर यूजर ने एंटर किया वेदर इट इज इवन और ओड, का ये इवन है या ओड है, हमने असल में ये मालूम करना है। तो इसके लिए हम लोग इफ को यूज करेंगे। इफ एन, एन क्या है, वो नंबर जो यूजर ने एंटर किया, अगर एन के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है उसका हम मॉडुलस लें 2 के साथ इक्वल 0 हो, यानी एन का मॉडुलस जो है अगर हम 2 के साथ लें और अगर वो 0 आ जाए तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर इवन होगा। आपको पता है कि इवन नंबर क्या होता है, अगर वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर जो वो 0 आए। ठीक है, आपको पता है ये जो यहाँ पर हमने मॉडुलस ऑपरेटर यूज किया हुआ है, ये वाला मॉडुलस ऑपरेटर यूज किया हुआ है, ये रिमाइंडर के लिए होता है। रिमाइंडर का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वैसे मैंने एक 10 नंबर एंटर करवाया, अब मैं 10 नंबर को 2 पे डिवाइड करती हूँ। आपको पता है 2 पे डिवाइड करूंगी ये फुल फुल डिवाइड होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो रिमाइंडर है मेरा 0 आया। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरा रिमाइंडर 0 आया है। तो अगर इस सेंटेंस का क्या मतलब है, देखें इस सेंटेंस का यही मतलब है कि जो वैल्यू मैंने यूजर से एंटर करवाई है उसको 2 पे डिवाइड करो, उसका रिमाइंडर चेक करो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर वो रिमाइंडर 0 है तो वो नंबर क्या है, वो नंबर इवन होता है। तो अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर ओड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूजर से 9 एंटर कराती और मैं इसे 2 पे डिवाइड करती तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या आता, 1 रिमाइंडर आ जाता। तो 1 रिमाइंडर जो है अगर अब यहाँ पर हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है
ठीक है। अब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है, क्योंकि n मॉडुलस इक्वल करके 0 नहीं आया, बल्कि ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम लोग किस पे जंप मारेंगे, एल्स वाली स्टेटमेंट पे मारेंगे। तो एल्स उसको पता है कि एल्स के बाद जो स्टेटमेंट लिखी होंगी वो प्रिंट हो जाएगी, और हमें पता है अगर वो इवन नहीं है तो हमारा नंबर ओड ही होगा। तो स्टूडेंट आपने देखा कि इफ के बाद हमने स्टेटमेंट जो कंडीशन बनाई वो क्या थी, n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। मैंने अब आपको बता दिया ये हमने कंडीशन किस लिहाज से बनाई कि हमने 2 के साथ डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर देखा। मॉडुलस सेपरेटर आपको पता है रिमाइंडर के लिए यूज होता है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, और अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो इस वाली लाइन को डिस्प्ले कराएगा कि प्रिंट एफ मॉडुलस ऑपरेटर डी, यानी डी का क्या मतलब है कि जो वर्ड उसने एंटर किया है इज इवन के, यहाँ पे ये जो नंबर हमने एंटर किया है वो क्या है, वो इवन है। तो इस नंबर, क्योंकि हमने ये नंबर को डिस्प्ले कराना है इसलिए हमने एन यहाँ पे लिखा। मॉडुलस ऑपरेटर डी इसलिए लिखा है यहाँ पर, फॉर्मल ऑपरेटर डी क्योंकि हम इस नंबर को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो डैश इज इवन, हमें हम यहाँ पे जो नंबर मेमोरी में पड़ा होगा यूजर ने एंटर किया होगा वो डिस्प्ले हो जाए, तो हम बता देंगे ये नंबर इवन है। एल्स, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम जंप लगाकर इस एल्स वाले पार्ट पर आएंगे और इसके साथ जो लाइन लिखी हुई है वो डिस्प्ले हो जाएगी कि प्रिंट एफ फॉर्मेट ऑपरेटर डी इज ओड, यानी जो नंबर है वो ओड है, यानी जो नंबर हमने यहाँ पर डाला हुआ होगा वो ओड होगा। तो इस तरह वो नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। गेट करेक्टर आपको पता है प्रोग्राम के आखिर में लिखना है, जब भी हमने प्रोग्राम से बाहर जाना है हमने गेट करेक्टर लिखना है। तो इस तरह ये हमारे प्रोग्राम की लॉजिक है। मेन इसमें चीज जो है ये लॉजिक है जो इस प्रोग्राम को प्रोसेस कर रहा है कि अगर इवन और ओड के लिए स्टूडेंट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इवन और ओड के लिए जो हम लॉजिक यूज कर रहे हैं वो ये है कि हमने जो नंबर एंटर कराया उसको 2 के साथ उसका मॉडुलस चेक करेंगे कि क्या वो 0 है। अगर वो 0 है तो नंबर इवन है, एल्स अगर वो 0 नहीं है तो नंबर ओड है। तो ये हमारा प्रोग्राम था। इसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। पहले हम नेक्स्ट प्रोग्राम को भी चेक कर लेते हैं कि वो कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर। अब देखें यहाँ से आपको पढ़ने से पता चल जाएगा, यूजर से 2 नंबर लेने हैं, इनपुट्स लेनी है 2 नंबर की। आपको पता चल जाएगा कि 2 नंबर वेरिएबल्स में हमने लेने हैं, हमें 2 वेरिएबल चाहिए होंगे, और हमने ये चेक करना है वेदर दीज नंबर्स आर इक्वल और नॉट, क्या ये नंबर इक्वल हैं या नहीं, यूजिंग इफ एल स्ट्रक्चर। इफ एल्स को यूज करते हुए हमने मालूम करना है कि क्या ये नंबर इक्वल हैं या नहीं। अब स्टूडेंट जैसे आपको मैंने बताया है अपने प्रोग्राम को अच्छी तरह पढ़ें। इसको पढ़ने से ही आपको अपने प्रोग्राम में समझ आने लग जाएगी कि आपने अपने प्रोग्राम में करना क्या है। तो देखें, राइट अ प्रोग्राम देन इनपुट्स 2 नंबर। 2 नंबर से आपको क्या मालूम चला कि आपने 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं। हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है। सबसे पहले इंक्लूड stdio.h और फिर इंक्लूड conio.h हम लिखेंगे, और फिर वाइड मेन हमने अपना लिखा। ये चीज़ आपको ज़बानी अब याद होनी चाहिए कि जब भी हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी। उसके बाद हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, 2 वेरिएबल इंट के हमने डिक्लेयर किए क्योंकि मैं यूज़र से 2 नंबर ले रही हूँ, और मैंने इसकी टाइप जो है ए और बी रखी। स्टूडेंट अब यहाँ पे वेरिएबल जैसे मैंने आपको बताया, अब नंबर 1 नंबर 2 भी लिख सकते हैं, ए और बी भी लिख सकते हैं। तो ये कोई रट्टा नहीं है, आप कोई भी वेरिएबल नेम जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये रखना है कि जो वेरिएबल आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे उसी वेरिएबल नेम को आप यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ इंट एन, इंट नंबर, तो मैं यहाँ पर एम परसेंट साइन के साथ NUM नंबर ही लिखूंगी, यानी जो वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगी मैं उसी वेरिएबल नेम को यहाँ पे यूज करूंगी। तो अब हमारा इंट ए और बी, मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए क्योंकि मैंने यूजर से 2 नंबर लेने हैं। तो एक नंबर ए में चला जाएगा और दूसरा नंबर बी में चला जाएगा। अब मैं प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर, मैं चाहती हूँ प्रिंट एफ मैंने एंटर 2 नंबर, ताकि मेरा जब भी प्रोग्राम स्टार्ट हो यूजर को स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आए कि वो 2 नंबर एंटर करे। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये यूज करूंगी प्रिंट एफ। जैसे कि मैंने आपको बताया है प्रिंट एफ डिस्प्ले और आउटपुट के लिए यूज होता है। हम ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देंगे एंटर 2 नंबर। उसके बाद या अब मैं आपको ये भी याद रखिएगा, हर प्रोग्राम के आखिर में ये देखें टर्मिनेटर यूज हो रहे हैं, जिसे सेमी कॉलन एज अ टर्मिनेटर हम यूज करते हैं। और इफ अब हम यहाँ पर हमने स्कैनिफ ले लिया। स्कैनिफ आपको पता है इनपुट के लिए है क्योंकि हमने यूजर से 2 नंबर की इनपुट लेनी है। तो इनपुट लेंगे स्कैनिफ मॉडुलस ऑपरेटर डी, मॉडुलस ऑपरेटर डी। अब यहाँ पे हमने फॉर्मेट ऑपरेटर, सॉरी मॉडुलस ऑपरेटर नहीं है, ये फॉर्मेट ऑपरेटर है। फॉर्मेट ऑपरेटर डी, फॉर्मेट ऑपरेटर डी मैंने इसलिए यूज किए 2। क्यों? क्योंकि मैं 2 नंबर की इनपुट ले रही हूँ। अगर मैं 3 नंबर की इनपुट लेती तो यहाँ पर मैं 3
फॉर्मेट ऑपरेटर यूज करते हैं। याद रखिएगा जितने नंबरों की इनपुट लेंगे उतने ही फॉर्मेट ऑपरेटर जो है हमें यूज करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ऑपरेटर डी और फॉर्मेट ऑपरेटर डी लिया ताकि यूजर जो है दो नंबरों की इनपुट हम यूजर से ले रहे हैं, फिर कोमा डाला एड्रेस ऑपरेटर ए और फिर कोमा डाला एड्रेस ऑपरेटर बी, यानी एक वेरिएबल ए में चला जाए और दूसरा वैल्यू वेरिएबल बी में चला जाए। तो एक फॉर्मेट ऑपरेटर ए के लिए है और एक फॉर्मेट ऑपरेटर जो है वो बी के लिए है। तो इस तरह हमने यूजर से इनपुट ली और यहाँ तक मेरा यूजर से इनपुट का काम कंप्लीट हुआ। मैंने यूजर से दो इनपुट्स ले ली हैं ए और बी में। अब हम अपनी कंडीशन लगाते हैं और उसने आपको कहा आपने ये चेक करना है कि जो दो नंबर यूजर ने एंटर किए हैं क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। अब इसके लिए हमारी कंडीशन क्या, इफ ए इक्वल, आपको पता है हम सी में इक्वल टू का जो ऑपरेटर है हम यूज करते हैं इक्वालिटी के लिए, तो ए इक्वल टू बी, ठीक है, ए इक्वल टू बी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो हमें क्या प्रिंट हो जाए वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इस देखिए मैंने जो कंडीशन ट्रू होने पर स्टेटमेंट डिस्प्ले कराना चाह रही हूँ वो मैं इस कंडीशन के साथ लिख दूंगी, प्रिंट एफ एंड नंबर्स आर इक्वल, के नंबर इक्वल हैं। और अगर ये नंबर इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो कंट्रोल है वो इस एल्स पर आ जाएगा और एल्स के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो एल्स के बाद जो ब्लॉक लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। और वो मैंने क्या लिखा है, प्रिंट एफ नंबर्स आर डिफरेंट। तो आपने देखा कि ट्रू होने पर जो मैंने यहाँ पर ब्लॉक लिखा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो एल्स के बाद पार्ट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह स्टूडेंट ये प्रोग्राम है और इसमें मेन लॉजिक क्या है, ये वाली आपकी मेन लॉजिक है जिसमें आप चेक कर रहे हैं क्या ये नंबर इक्वल है। आपको पता होना चाहिए कि जब आपने नंबरों को इक्वालिटी करना है तो इस तरह आपने अपनी कंडीशन बनानी है। जैसे यहाँ पर मैंने कंडीशन बनाई ए इक्वल टू बी की कंडीशन बनाई है, तो इस तरह आप अपनी कंडीशंस बनाएंगे, ये आपकी लॉजिक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो नंबर्स इक्वल होंगे और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल एल्स वाले पार्ट पर आ जाएगा और उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जब हम कंडीशन बनाते हैं और यहाँ पर तो हम यहाँ पर कोई भी मार्क यानी कोमा या टर्मिनेटर यूज नहीं करते, ना ही हम एल्स के बाद कोई टर्मिनेटर लगाते हैं। जब हमारी स्टेटमेंट का एंड होता है वहां पे हम देखें यहाँ पर हमने टर्मिनेटर्स लगाए हुए हैं यानी सेमीकोलन लगाए हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि जब हम कंडीशन बनाते हैं, यहाँ पर देखें कंडीशन बनाई है, यहाँ पर हमने टर्मिनेटर का यूज नहीं किया। अब स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी राइट अ प्रोग्राम इट डिस्प्ले स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। एक प्रोग्राम लिखें जो कि स्क्वायर रूट डिस्प्ले करे नंबर का। स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे 5 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 25, 6 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 36, 9 है तो इसी तरह 10 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 100, ठीक है 10 का 100 होगा। तो ये स्क्वायर रूट्स हैं, तो हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि स्क्वायर रूट्स डिस्प्ले कराए यूजर से नंबर लेकर। यानी यूजर से हमने एक नंबर लेंगे और उसके स्क्वायर रूट को हमने दिखाना है इफ द नंबर इज पॉजिटिव। अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर नंबर पॉजिटिव यूजर नंबर पॉजिटिव एंटर नहीं करता तो हमें लिखा हुआ आ जाए इनवैलिड। यानी हमारी कंडीशन ये है कि जो एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो यानी प्लस में हो, माइनस ना हो, क्योंकि आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर नहीं होता। तो अब हम स्क्वायर रूट नहीं होता तो अब हम स्क्वायर रूट देखते हैं। अब हमने सबसे पहले प्रोग्राम में क्या राइट अपॉन दैट नंबर। अब यहाँ से यूजर से हमने नंबर लेना है, ठीक है, और नंबर का हमने स्क्वायर रूट डिस्प्ले कराना है। तो हम स्क्वायर रूट के लिए हम सी में एक फंक्शन यूज करेंगे स्क्वायर रूट का, जो कि हमारे पास पड़ा हुआ है मैथ की लाइब्रेरी में। तो अगर आप देखें यहाँ पे मैंने इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h और यहाँ पे मैंने एक और लाइब्रेरी भी इंक्लूड कराई है जो कि है math.h की। तो स्टूडेंट math.h की लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड कराई, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें मैं एक स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज करूंगी जो कि इस math.h की लाइब्रेरी में पड़ा है। तो क्योंकि मैंने इस लाइब्रेरी से एक फंक्शन को यूज किया है इसलिए मुझे यहाँ पर math.h को इंक्लूड कराना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे stdio.h, क्योंकि मैं printf और इनपुट का फंक्शन यूज करूंगी इसलिए stdio.h को इंक्लूड कराया। मैंने गेट करेक्टर क्लियर की इनके फंक्शन यूज किए जो conio.h में पड़े हुए हैं। मैं एक स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज कर रही हूँ जो कि math.h में पड़ा हुआ है। इसलिए आपको पता है जब हम स्क्वायर रूट या मैथ का कोई फंक्शन यूज करेंगे तो इसके लिए हम math.h को इंक्लूड करवा लेंगे। तो ये तो हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हो गई हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास वाइड मेन। वाइड मेन के बाद देखिए हमने ब्रैकेट्स में स्टार्ट किया इंट x इज इक्वल टू 0। x क्या है? x वो वैल्यू है जो मैंने यूजर से लेनी है और इसको मैंने एक वैल्यू साइन कर दी स्टार्ट में 0। 0 वैल्यू स्टूडेंट मैंने इसलिए साइन की ताकि कोई माइनस वैल्यू इसमें ना, गार्बेज वैल्यू ना चली जाए, इसलिए मैंने x को एक इनिशियली एक वैल्यू असाइन कर दी है 0 की। डबल रूट, स्केयर रूट और एक और वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया जिसको मैंने नाम दिया डबल स्केयर रूट का। ये एक वेरिएबल है और इसको मैंने जो नाम दिया है वो 0.0 का नाम दिया है। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी डबल है। आपको पता है कि डबल हमारी डाटा टाइप है। ठीक है, डबल जो है वो मेरी डाटा टाइप है। स्केयर रूट मेरा वेरिएबल का मैंने नाम रखा और इसको एक वैल्यू साइन कर दी 0.0 की। और डबल आपको पता है फ्लोट डाटा टाइप को जब हम डबल कर देते हैं यानी एक उसमें ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं, ज्यादा पॉइंट्स आ सकते हैं, ज्यादा प्रोसीजन होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल डाटा टाइप को यूज किया। तो ये डबल डाटा टाइप हमारी डाटा टाइप है स्क्वायर रूट की। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स का और एक स्क्वायर रूट का। एक एक्स वेरिएबल इसकी डाटा टाइप मैंने इंट रखी है और एक डबल स्क्वायर रूट वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप मैंने डबल रखी है। क्लियर स्क्रीन का मैंने फंक्शन यूज किया। तो उसके बाद प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, प्रिंट एफ मैंने यूज किया ताकि मैं यूजर को स्क्रीन पे मुझे लिखा हुआ नजर आए एंटर अ नंबर। अब एंटर अ नंबर के लिए मैंने क्या यूज किया? प्रिंट एफ। अब स्कैनिफ, मैं यूजर से नंबर एंटर करना चाहती हूँ क्योंकि एंट्री लेना चाहती हूँ, तो मैंने स्कैनिफ का फंक्शन यूज किया। आपको पता है इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड से स्कैनिफ का फंक्शन यूज होता है। फिर मैंने मॉडुलस ऑपरेटर और फॉर्मेट ऑपरेटर डी को यूज किया। और आप अब याद रखिएगा इसका लिखने का तरीका क्या होता है। स्कैनिफ के फंक्शन को स्कैनिफ ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा, देखेंगे इन्वर्टेड कोमा डाले हुए हैं। इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपने जो भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी इनपुट लेना चाह रहे हैं उसका फॉर्मेट ऑपरेटर यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया है तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूँ? फॉर्मेट ऑपरेटर डी यूज कर रही हूँ और फिर मैंने कोमा डाला और ड्रेस ऑपरेटर एक्स लिखा। तो स्टूडेंट ये मेरी इनपुट यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। मैंने यूजर से एक वैल्यू ले ली है एक्स के अंदर, तो ये मेरी वैल्यू इनपुट कंप्लीट हो गई है। अब मुझे मेन फंक्शन बनाना है। तो अब देखें स्टूडेंट इस तरह आप अपने प्रोग्राम को इस तरह करना सीखेंगे, देखकर बार बार एक दो दफा आप इसको पढ़ना सीखेंगे इस तरह, तो आपको खुद से प्रोग्राम की लॉजिक आना आपके माइंड में स्टार्ट हो जाएगी। ये मुश्किल काम नहीं होता। रट्टा मारने के बजाय इसको समझ समझ के करने की कोशिश करें। तो यहाँ तक इनपुट ले लिया। अब आपको पता चल गया यहाँ पर क्या हो रहा है। हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कराते हैं और वेरिएबल को डिक्लेयर कराने के बाद मैं यूजर से इनपुट लेती हूँ एक नंबर की एक्स की। इनपुट लेने के लिए हम स्कैनिफ का फंक्शन यूज करते हैं। अब मैं मेन लॉजिक अपनी बना रही हूँ। इफ मेन लॉजिक क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मैंने ये डिस्प्ले कराना है स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि मेरा जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नहीं है। इफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, अगर हमारा x ग्रेटर हो या इक्वल हो 0 के, ठीक है, यानी कि x के अंदर जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है वो ग्रेटर हो या इक्वल टू हो 0 के, तो क्या हो? वो उसका स्केयर हो जाए। स्केयर कैसे होगा? मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर रही हूँ स्केयर रूट। ये जो स्टूडेंट आपको SQRT नजर आ रहा है ये एक फंक्शन है जो कि मैथ की लाइब्रेरी में पड़ा है, जिसका काम क्या होता है, इस फंक्शन के अंदर मैं जो वैल्यू एंटर करूंगी वो वैल्यू का स्केयर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इस फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा? एक्स। एक्स का क्या मतलब है? जो वैल्यू यूजर ने इस एक्स वेरिएबल में एंटर की है उस वैल्यू का स्क्वायर रूट हो जाए और स्क्वायर रूट होने के बाद वो वैल्यू इस वेरिएबल में चली जाए जिसका मैंने नाम रखा है स्क्वायर रूट। चले मैं आपको एक जरा ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे मेरे पास जब आपको पता है जब वेरिएबल मैं डिक्लेयर करती हूँ एक्स का वेरिएबल ये है और ये एक वेरिएबल है SQR2 रूट का स्क्वायर रूट का वेरिएबल है। और जब मैं यूजर से वैल्यू एंटर करती हूँ, फॉर एग्जांपल यूजर ने इस वेरिएबल के अंदर 25 वैल्यू एंटर कर दी। ठीक है, अब मेरा फंक्शन क्या है कि अगर x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, मैंने कंडीशन क्या लगाई? अगर x की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 तो ये कंडीशन जब ट्रू हो, अगर ये ट्रू हो तो क्या हो, ये मैंने इस स्टेटमेंट्स के अंदर लिखा है। यहाँ पर आप अगर गौर करें एक चीज का स्टूडेंट, तो मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट यूज किए हैं, एक स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट, इसलिए मैंने इसको इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि मैंने इस ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इस ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखा
क्योंकि मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो यूज किया है, ठीक है। तो आप देखें कि मैंने दो स्टेटमेंट यूज किए, ये और एक ये, तो यानी ये कंडीशन ट्रू होने पर ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, यानी ब्रैकेट आपको पता स्टार्ट की और इसके अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखी, और जब ये स्टेटमेंट दोनों लिख दी तो मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यानी ट्रू होने पर मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि जो वैल्यू मैंने x में एंटर की है, देखिए मैंने इसके अंदर x लिखा, जो वैल्यू x के अंदर की है उसका क्या हो जाए, उसका स्क्वायर रूट हो जाए। मैंने फंक्शन यूज किया SQRT का, ये कीवर्ड है, तो इसको आपने ऐसे ही लिखना है SQRT, और जो वैल्यू एक्स के अंदर आएगी उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और वो वैल्यू किस वेरिएबल में चली जाएगी, वो वैल्यू इस स्क्वायर रूट के वेरिएबल में चली जाएगी। जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5.0000 तक आएगा, तो वो वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये मेरा यहाँ तक हुआ, और अब वैल्यू तो वेरिएबल के अंदर चली गई। अब मैंने जो वैल्यू वेरिएबल के अंदर गई है उसको डिस्प्ले भी कराना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक प्रिंटफ का फंक्शन यूज करती हूँ, और इसके अंदर लिखूंगी द स्क्वायर रूट ऑफ फॉर्मेट ऑपरेटर डी इज, स्क्वायर रूट क्या है फॉर्मेट ऑपरेटर डी के, फॉर्मेट ऑपरेटर डी इज फॉर्मेट ऑपरेटर 1f। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट कुछ चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए मैंने यहाँ पर x लिखा, x, ये जो फॉर्मेट ऑपरेटर डी है ये इस x को डिस्प्ले इस x के लिए है, ठीक है, कि जो वैल्यू मैंने एंटर की x के अंदर उसके लिए है। और f1f क्योंकि मैंने फ्लोट वेरिएबल यूज किया, इसका डबल वेरिएबल यूज किया है, तो इसके लिए हमें फॉर्मेट ऑपरेटर 1f, यहाँ पे जो 1f है ना स्टूडेंट, ये 1f क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हम प्रेसिजन्स के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर आप 1 ना भी लिखें तब भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट ऑपरेटर आपने 1f लिखा, 1f मैंने जैसे आपको बताया है प्रेसिजन, यानी कि एक करेक्टर, देखिए 5 के बाद 00 नजर आ रहा है, तो सिर्फ एक करेक्टर यहाँ पर नजर आएगा आपको, ठीक है, और उसके बाद आपको 500 जो 00 पॉइंट्स के बाद चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर, और ये जो है, ये जो 1f है मॉडुलस फॉर्मेट 1f जो है, ये इस स्क्वायर रूट को डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए कि किस चीज को डिस्प्ले हो रहा है। मैं दोबारा से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कोई मसला मसाइल ना आए। सॉरी, पीछे जाना है। मैं आपको यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है देखें इसके ये प्रिंट एफ द स्क्वायर रूट मॉडुलस टी इज 1f, ठीक है। 1f यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आपके पास ये है फॉर्मेट ऑपरेटर डी, ये x के लिए है, और जो फॉर्मेट ऑपरेटर 1f है ये स्क्वायर रूट के लिए है। तो इस तरह आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, और फिर डिस्प्ले करा देगा, जो वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है जो स्क्वायर रूट होकर आई है वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर हम वैल्यू x की वैल्यू जो है माइनस में एंटर कर देते हैं, तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, और हमारा कंट्रोल किसके अंदर आ जाएगा, हमारा कंट्रोल एल्स के पार्ट पर आ जाएगा, और हमें प्रिंट करा देगा इनवैलिड इनपुट। तो इस तरह स्टूडेंट ये आपका प्रोग्राम है। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ ईयर एंड फाइंड इट इज लीप और नॉट। हमने एक प्रोग्राम लेना है और ये चेक करना है कि क्या हमारा जो प्रोग्राम है वो ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। देखें इंक्लूड stdio.h और इंक्लूड हमने एंटर करवा लिया, ठीक है। ये तो आपको समझ, अब ये चीज आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि हर प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड करानी ही करानी है। इंक्लूड stdio.h और इंक्लूड conio.h वाइड मेन। अब हमने जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर क्या लिखा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने इंट y, ठीक है। ये y मैंने एक इंट y इसलिए लिया कि मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैंने ईयर की वैल्यू स्टोर करानी है, ठीक है। मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैंने y यानी ईयर की वैल्यू जो है वो स्टोर करानी है। क्लियर स्क्रीन प्रिंट टैब, मुझे यूजर को नजर आए जैसे मेरा प्रोग्राम चले, मैं चाहती हूँ यूजर को क्या वैल्यू नजर आनी चाहिए। जैसे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, अगर जो वैल्यू यूजर को नजर आनी चाहिए वो मैं इस प्रिंट एफ में लिख दूंगी, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। अब मैंने आपको बार बार बताया कि प्रिंट एफ लिखने का क्या तरीका होता है। स्कैनिफ का फंक्शन यूज करूंगी। स्कैनिफ का फंक्शन क्यों यूज करूंगी, मैं यूजर से जो वैल्यू लेना चाहती हूँ, ईयर की वैल्यू लेना चाहती हूँ, तो वो इस वेरिएबल में आ जाए। तो स्कैनिफ फॉर्मेट ऑपरेटर डी कोमा आ गया एड्रेस ऑपरेटर वाई हमने यूज किया। ये तरीका होता है, आपको पता है
लिखने का, इनपुट का। अब मेन लॉजिक हमारी यहाँ पे स्टार्ट होती है, यहाँ तक इनपुट कंप्लीट हो गई हमारी। अब इनपुट लेने के बाद अब हम अपनी मेन लॉजिक स्टार्ट करते हैं। इफ y, जो वैल्यू यूजर ने इस y में एंटर की है उसका मैं 4 के साथ 4 से डिवाइड करूं और उसका रिमाइंडर 0 आए, यानी जो वैल्यू यूजर ने इस y में एंटर की है उस वैल्यू को अगर मैं फॉर्मेट ऑपरेटर यानी कि 4 के साथ डिवाइड करूं और वो वैल्यू 0 आए, तो इसका मतलब वो मेरा क्या होता है, वो लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर ऐसा ईयर होता है अगर हम इसे 4 पे डिवाइड करें और उसकी वैल्यू उसका रिमाइंडर 0 आए तो वो लीप ईयर होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ फॉर्मेट ऑपरेटर डी, ठीक है, प्रिंट एफ फॉर्मेट ऑपरेटर डी इज अ लीप ईयर, ये लीप ईयर है। और यहाँ पर y, क्योंकि मैं चाहती हूँ y की वैल्यू भी डिस्प्ले हो, तो मैं यहाँ पर y लिख दूंगी एल्स। और अगर ये कंडीशन फॉल्स मिलती है तो हमें क्या डिस्प्ले हो कि ये लीप ईयर नहीं है। स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो फॉर्मेट ऑपरेटर डी यूज किया है, ये मैंने इस y की वैल्यू को आउटपुट में डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे तो सिंपल देखें, प्रिंटफ यहाँ पर मैं कोई भी ये वाई एक्स यूज नहीं करी थी, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मैं एक मैसेज को डिस्प्ले कराना चाह रही थी। अगर आपने सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले कराना है आउटपुट में, तो आप क्या करते हैं, आप सिर्फ जो है प्रिंट टैग के साथ इस तरह एक मैसेज लिख देते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आउटपुट में आपको कोई वेरिएबल के अंदर की वैल्यू भी नजर आए, यानी यूजर ने एक जो वेरिएबल y अगर हमने क्रिएट किया है और इस वेरिएबल के अंदर 2003 जो है वो रखवाया है, तो ये वैल्यू भी आपको आउटपुट में नजर आए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको उस वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा, क्योंकि y के अंदर वैल्यू को स्टोर कराया, इसलिए हमने प्रिंट टैग में ये देखें यहाँ पर y का नाम लिखा, क्योंकि मैं इस वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाह रही थी। और फॉर्मेट ऑपरेटर डी इसलिए यूज किया यहाँ पर क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इंटीजर में है, और लास्ट में हम गेट करेक्टर लिख लेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह आप हमारी ये लॉजिक बनती है कि अगर जो यूजर ने ईयर एंटर किया, जैसे 2003 एंटर किया है, अगर हम 2003 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता तो वो हमारा लीप ईयर होता। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट ही हमारे पास एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ सैलरी, जो सैलरी को इनपुट कराए, ठीक है, सैलरी को इनपुट कराए एंड ग्रेड, और ग्रेड इट एड्स 50% बोनस इफ द ग्रेड इज ग्रेटर देन 15, और इट्स एट 25% बोनस इफ ग्रेड इज 15 और लेस। आपको लग रहा होगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको बड़ा इजी सा प्रोग्राम है। अगर आप इसको गौर से स्टडी करें, देखिए, राइट अ प्रोग्राम देन इनपुट्स अ सैलरी एंड ग्रेड, जो कि यूजर से इनपुट ले सैलरी और ग्रेड की। हमने इनपुट में, इसका मतलब हमें दो वेरिएबल चाहिए, सैलरी और ग्रेड। इट एड्स 50% बोनस, ये 50% बोनस ऐड करे अगर ग्रेड जो है ग्रेटर देन 50 है, और अगर 25% बोनस ऐड करे अगर ग्रेड जो है वो 15 से लेस है, 15 या इससे लेस है, और डिस्प्ले कर दे हमारी टोटल सैलरी को। तो हमें इसमें क्या चाहिए होगा, हमें सैलरी और बोनस चाहिए होगा वेरिएबल, और एक ग्रेड वेरिएबल चाहिए होगा। जो सैलरी की डाटा टाइप है हम फ्लोट रखते हैं, इसलिए फ्लोट का कीवर्ड यूज करते हैं। बोनस की भी डाटा टाइप हम फ्लोट रखते हैं, इसलिए हमने फ्लोट सैलरी कोमा बोनस लिखा। तो यानी कि फ्लोट सैलरी की भी डाटा टाइप फ्लोट है और बोनस वेरिएबल की भी डाटा टाइप फ्लोट है। तो जब हमने ये डिक्लेयर किया तो मेमोरी के अंदर दो वेरिएबल क्रिएट हो गए, दो वेरिएबल क्रिएट हो गए, एक सैलरी का वेरिएबल क्रिएट हो गया और एक बोनस का वेरिएबल क्रिएट हो गया। और फिर हमने इंट ग्रेड दिया और एक वेरिएबल इंट ग्रेड का क्रिएट किया, और इसकी डाटा टाइप हमने क्या रखी, इंटीजर रखी। तो ये तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए और मेमोरी में ये तीन वेरिएबल क्रिएट हो गए। क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ। अब हम प्रिंट एफ यूज करेंगे, एंटर योर सैलरी, यूजर से हमने सैलरी लेनी है और ग्रेड लेना है। ये हमें कैसे पता चला, यहाँ पे देखें, स्टार्ट में उसने बता दिया था कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें दैट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड, जो यूजर से सैलरी और ग्रेड ले। अब सैलरी और ग्रेड लेना है, तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर सैलरी, अपनी सैलरी एंटर करे। स्कैनिफ, स्कैनिफ का फंक्शन यूज किया फॉर इनपुट, स्कैनिफ का फंक्शन इनपुट के लिए यूज किया। और यहाँ पे देख लें स्टूडेंट, हमने यहाँ पे स्कैनिफ में लिखा फॉर्मेट ऑपरेटर एफ। फॉर्मेट ऑपरेटर एफ इसलिए लिखा क्योंकि हमने यहाँ पर जो डाटा टाइप डिफाइन की थी सैलरी की, वो क्या थी, वो फ्लोट थी, इसलिए यहाँ पे हमने फॉर्मेट ऑपरेटर एफ लिखा। बाकी तरीका वही है, जस्ट ये एफ यहाँ पे चेंज हुआ है। क्यों, मैंने बता दिया कि यहाँ पे फर्स्ट सैलरी की जो टाइप थी हमने फ्लोट ली।
उसके बाद हमने एड्रेस ऑपरेटर यूज़ किया और एड्रेस ऑपरेटर सैलरी यूज़ किया ताकि जो यूज़र वैल्यू एंटर करे वो इस सैलरी के वेरिएबल में चला जाए। नेक्स्ट हमने यूज़र से लिखा प्रिंटफ एंटर योर ग्रेड, अपना ग्रेड एंटर कर दो। ठीक है, सैलरी के बाद हमने दूसरा यूज़र से क्या लिया, हमने यूज़र से ग्रेड लिया और फिर हमने स्कैनिफ का फंक्शन यूज़ किया। इनपुट लेना है हमने सैलरी और ग्रेड की, तो हमने स्कैनिफ यूज़ किया। हमने फॉर्मेट ऑपरेटर डी लिखा क्योंकि जो ग्रेड की डाटा टाइप थी वो हमारे पास इंटीजर थी और एड्रेस ऑपरेटर ग्रेड यूज़ किया। यहाँ तक हमारी इनपुट कंप्लीट होगी। हमने यूज़र से जो हमारे पास सैलरी थी उसकी इनपुट ले चुके हैं। अब जब सैलरी को एंटर करेगा तो वो इस सैलरी के वेरिएबल में चली जाएगी और यूज़र जब ग्रेड एंटर करेगा तो वो इस ग्रेड के वेरिएबल में मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएगी। ये हमारा इनपुट का काम हो गया। अब हमारा मेन लॉजिक क्या बनती है, लॉजिक क्या है, अगर ग्रेड ग्रेटर हो 15 के, उसने यहाँ पे यही आपको कहा था, इट एड्स 50% बोनस इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 15। अगर ग्रेड ग्रेटर है 15 के तो क्या हो कि सैलरी में 50% बोनस ऐड हो जाए। हम वो बोनस कैसे निकालेंगे कि जो सैलरी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 100 से। ठीक है, जो यहाँ पर चीज आएगी वो बोनस के अंदर स्टोर हो जाएगी अगर ग्रेड 15 होगा। सैलरी जितनी होगी, जितनी यूजर सैलरी एंटर करेगी वो मल्टीप्लाई करेगी 50 के साथ डिवाइडेड बाय 100 के साथ और वो बोनस के अंदर स्टोर हो जाएगी। और अगर ग्रेड लेस है, ठीक है, दूसरा उसने क्या कंडीशन थी, और अगर ग्रेड लेस हो 15 से तो, या 15 या लेस हो, ठीक है, अगर 15 या 15 से लेस होगा तो सारी बात है, अगर ग्रेटर होगा तो ये चीज एग्जीक्यूट होगी और अगर ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब हमारा जो ग्रेड है वो 15 से कम या 15 है तो सैलरी के अंदर कितना बोनस होगा, 25%, क्योंकि उसने 25% का है। तो 25% डिवाइडेड बाय 100। इस तरह हम सी के अंदर हम ये 25% को कैसे लिख सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 100। तो ये मल्टीप्लाई करेगा सैलरी के साथ और जो चीज आएगी वो बोनस के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये दो काम होंगे कि अगर ग्रेड ग्रेटर है तो ये वाला बोनस बनेगा और अगर ग्रेटर लेस है ग्रेड 15 से तो ये वाला बोनस बनेगा। अब यहाँ तक हमारी लॉजिक कंप्लीट होगी। उसके बाद क्या था, चाहे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चाहे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, जो भी बोनस आएगा वो बोनस हमारा सैलरी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि बोनस क्या होता है वो सैलरी में ऐड हो जाता है और वो सैलरी में ऐड होकर सैलरी वाले खाने में चला जाएगा, वेरिएबल में चला जाएगा। और अब हमारा काम क्या है, इस वेरिएबल को हम डिस्प्ले करा लेंगे कि योर टोटल सैलरी इज, हमारी सैलरी क्या है, फॉर्मेट ऑपरेटर 2f। ठीक है, हम यहाँ पे 2f पॉइंट 2f को यूज करेंगे, यानी प्रोसीजन जो है हमने 2f तक ली है और फिर हमारे पास कोमा है और सैलरी है। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये पॉइंट 2f को अगर आप पॉइंट 2 को नहीं भी लिखते तो भी कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर सिंपल मॉड फॉर्मेट ऑपरेटर केला f भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस चीज में आप कंफ्यूज ना हो कि पॉइंट 2 क्यों लिखा है। मैंने आपको जैसे बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइंट 2 लिखें, अगर पॉइंट 2 नहीं भी लिखा तो भी खैर है, लेकिन आपको ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है एफ, क्योंकि आप सैलरी वेरिएबल की जो आपने डाटा टाइप ली है वो फ्लोट ली है, इसलिए यहाँ पर आप फ्लोट ही यूज़ करेंगे। अब जो और हम डिस्प्ले क्या करना चाह रहे हैं, जो सैलरी के अंदर लास्ट में बोनस ऐड होकर जो सैलरी आई है वो चली जाए। अब देखें अब हो क्या रहा है इस प्रोग्राम में, यूजर जब सैलरी ऐड करता है, सैलरी इनिशियल सैलरी उसने ऐड की फॉर एग्जांपल 10,000 की, तो वो 10,000 इस सैलरी के अंदर चला गया और अब उसने ग्रेड एंटर किया, 15 एंटर किया फॉर एग्जांपल, वो 15 के ग्रेड वाले में चला गया। अब उसका ग्रेड 15 है तो कैलकुलेट क्या होगा, ये वाली चीज कैलकुलेट होगी, तो वो सैलरी से मल्टीप्लाई करके उसका बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उसका जो बोनस बनता है ना वो 500 बनता है, ठीक है, उसका बोनस 1500 बनता है, वो बोनस के जो है वेरिएबल में चला जाएगा और फिर जब हमारा कंट्रोल इधर पहुंचेगा तो हमने क्या कहा कि जो बोनस के अंदर वैल्यू पड़ी है वो इस सैलरी के अंदर जमा हो जाए। तो सैलरी के अंदर अगर 10,000 पड़ा है तो ये बोनस इस सैलरी के अंदर जमा हो जाएगा और यहाँ पे 25 10,000 1500 आ जाएगा, तो वो हमारी टोटल सैलरी है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लें, यहाँ पे यूजर ने एंटर किया 1600, तो सबसे पहले 1600 इस सैलरी में 1600 गया है और उसका ग्रेड था 17, तो 17 चला गया ग्रेड वाले वेरिएबल में और उसके बाद बोनस कैलकुलेट हुआ। ठीक है, इसका बोनस कैलकुलेट हुआ, बोनस इसका कितना बना, इसका बोनस बना हमारे पास
800, ठीक है, 8000, ठीक है, 8000 इसका बोनस बन गया। अब 8000 जो बोनस के अंदर आया था वो चला गया, फिर दोबारा सैलरी में जाके प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी प्लस बोनस, यानी जो वैल्यू सैलरी के अंदर पड़ी हुई है और जो वैल्यू बोनस के अंदर पड़ी हुई है वेरिएबल के अंदर, वो आपस में क्या हो जाए, वो आपस में प्लस हो जाए और प्लस होकर फिर सैलरी में चली जाए। तो बोनस के अंदर पड़ा हुआ 8000 और सैलरी के अंदर पड़ा हुआ था 16000, दोनों प्लस हुए तो 24000। अब सैलरी के अंदर 24000 चला जाएगा। ठीक है, अब जो न्यू सैलरी की वैल्यू आ जाएगी वो 24000 आ जाएगी और इसको हम लोग आखिर में डिस्प्ले करा लेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह ये आपका प्रोग्राम था। इसमें बहुत इजी प्रोग्राम है। अगर आप लॉजिक को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दें तो आपको सारे प्रोग्राम बड़े इजी से समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये आपका आज का लेक्चर है इफ एल्स का। मैं इसके प्रैक्टिकल को नेक्स्ट लेक्चर में अभी डिस्प्ले आपको करवा के दिखाऊंगी कि ये प्रैक्टिकली हम सी के अंदर ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। उनको भी आप लाजमी देखें, उससे भी आपको मजीद जो है ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इसके अंदर तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।